15 साल बाद बंगाल की सत्ता से बाहर हुई ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर चुनाव को लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग ये खलनायक हैं, ये विलन हैं। कल उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। राहुल गांधी जो चलते चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार को क्रूर और भ्रष्ट कह रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि ममता जी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है और वो ममता जी के समर्थन में आकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल चुनाव पर मचे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी ने अब एक ताजा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि इनका हर छठा सांसद घुसपैठिया है, चोरी से वो सांसद बना है। साथ ही हरियाणा की पूरी सरकार ही घुसपैठियों से भरी हुई है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी की पूरी सरकार। लोकसभा में 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं क्या है? क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। फिर वो आगे लिखते हैं कि जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ते मरोड़ते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है उन्होंने, कि निष्पक्ष चुनाव अगर हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। मतलब अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी 140 सांसद भी जिताकर नहीं ला पाएंगे, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, ये नया ज्ञान कहां से आया राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास? अभी तक तो वो ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी जैसी चार्जशीट लेकर के खड़े हुए थे और हर रैली में दोहराते थे राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ। फिर अचानक राहुल गांधी जो हैं वो इतने नरम कैसे पड़ गए ममता के ऊपर? कल उन्होंने एक पिन ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस पार्टी में और बहुत सारे और लोग ममता बनर्जी की हार पर खुश हो रहे हैं, लेकिन उनको यह पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है ये देश में लोकतंत्र मिटाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का एक और कदम है। तो ये उनको उस वक्त क्यों नहीं याद आ रहा था? ममता बनर्जी तो बहुत पहले से कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो आखिर ममता बनर्जी को हराने के बाद राहुल गांधी अब ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर क्या संदेश देना चाहते हैं? और ममता बनर्जी की जहां तक बात है, वो अभी अलग ही तेवर में चल रही हैं। कल उन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और कोई मुझसे जबरदस्ती इस्तीफा नहीं ले सकता। मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, लोक भवन में नहीं जाऊंगी अपना इस्तीफा देने के लिए। मैं हारी नहीं हूं, मॉरली मैं जीती हुई ये चुनाव, मैं अपनी हार को स्वीकार नहीं करती हूं। फिर उन्होंने चुनाव आयोग पर, उसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस के इस्तेमाल पर तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि 100 सीटें चोरी करी हैं भारतीय जनता पार्टी ने और चोरी कराई है इलेक्शन कमीशन ने। फिर लेकिन ये जो बात हम अभी आपसे कर रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या अब आप उपचुनाव लड़ेंगी, क्या आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन के विधानसभा में जाना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं वीआईपी नहीं बनना चाहती, मैं एलआईपी बनना चाहती हूं, आई एम लेस इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगी, मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। अब जहां तक राहुल गांधी की बात अभी हमने आपको बताई, ममता बनर्जी की तरफ से भी इसको सोच के देखिए। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन से क्या लेना देना है? ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसके लिए ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना था, उसको एक सीट नहीं दी थी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से। कौन से गठबंधन की बात करती हैं? कौन सी मिलीजुली लड़ाई की बात वो करती हैं? कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में छोड़िए, पिछले चुनाव में भी उन्होंने 2 सीट देने से भी इनकार कर दिया था विधानसभा के इलेक्शन में। वो कौन सी विपक्षी एकजुटता की बात वो करती हैं? अब जब वो इलेक्शन हार गई तो ये बात ठीक है कि उनके पास समय ही समय है और इस समय का सदुपयोग वो दिल्ली में विपक्षी पार्टियों को एकजुट रखने में या उनके कॉमन कॉज में जोड़ने में हो सकता है। उनको लगता हो कि मेरे समय का बेटर इस्तेमाल वहां हो सकता है। अखिलेश यादव भी उनसे मुलाकात करने के लिए आज जा सकते हैं। तो आपको पहले मैं सुना देता हूं राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद ममता बनर्जी ने कल जो बातें कही थी और उससे ऑपोजिशन यूनिटी को लेकर के क्या संकेत मिलता है। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ।
तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब वो दिल्ली में ज्यादा समय दिया करेंगी और राहुल गांधी भी पुराने गिले शिकवे भुला करके अब ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए। हासिल क्या होना है इससे त्रिपाठी जी, और क्या मतलब, क्योंकि अब कहाँ लड़ें, कहीं तो साथ एक मेज पर बैठना है, तो क्या इसीलिए हो रहा है सब कि दिल्ली में बैठके हों? नहीं, देखिए उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम पूरब में ये बात कर रहे हैं तो दक्षिण में डीएमके वाले गद्दार कह रहे हैं कांग्रेस को। तो पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ेंगे। जब ममता बनर्जी और डीएमके स्टालिन सबसे मजबूत थे, ताकतवर थे, तब तो बना नहीं पाए। अखिलेश यादव के पास तो अभी भी 37 लोकसभा सीटें हैं ना, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है, कर नहीं पाए। जब शरद पवार की ताकत थी तब तो कर नहीं पाए। तो अब कुछ अलग कर लेंगे। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहते ही नहीं, अपना राज्य छोड़कर चले गए हैं, जब राहुल गांधी किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर देश में नहीं होते हैं। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनको लगता है कि भाई अब भाजपा से लड़ने के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, ऐसे ही होता है। कल तक डीएमके उनकी दोस्त थी, आज गद्दार निकल गई, तो ऐसे ही होता है। लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? नहीं बदलने वाला, क्योंकि अभी भी आप जो बेसिक है, जिसको कहते हैं ना कि जो मेन कॉज है, उस तरफ आप जा नहीं रहे। आपकी अपनी ताकत कमजोर हो रही है और चार सिंकिया पहलवान मिलकर रोज दंड बैठक लगाकर, दूध पीकर, बादाम खाकर, जो तैयारी करने वाला पहलवान है उससे लड़ नहीं सकते हैं। ऐसे उठा उठा के फेंकेगा, पता नहीं चलेगा। असली बात क्या है, क्या आप उस पहलवानी की तैयारी कर रहे हैं, या चार लोग जब मुक्का खा के और जिसको कहते हैं ना कि धोबी पछाड़ उठा के पटक दिया, तो उसके बाद कह रहे हैं कि अब तो कमर टूट गई है, उठा नहीं जा रहा है, तो चलो चारों मिलकर एक साथ उठ के खड़े हो जाते हैं। खड़े हो पाएंगे क्या? राजनीति में इस तरह से नहीं चलता है। और जब आप एक महीना भी नहीं, 15 दिन पहले राहुल गांधी का दूसरा चेहरा देख चुके हैं, अब ये देखेंगे तो जनता जो उनके साथ भी खड़ी होगी कहेगी कि न इनका कोई भरोसा, न इनकी कोई क्रेडिबिलिटी। तो साख विहीन नेता मिलकर कभी भी राजनीति में खड़े नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत कुछ हासिल होने वाला है। मैं आगे अखिलेश यादव जैसे नेताओं की और बात करना चाहूंगा जिनके इम्तिहान अभी बाकी हैं। भाई ममता जी का इम्तिहान निकल गया, वो फेल हो गई हैं। राहुल गांधी 2024 में, अब वो उसको जो माने वो पास हुए थे कि फेल हुए थे, जो भी, बीजेपी की सरकार तो बन गई थी। अखिलेश यादव जैसे नेताओं को क्या हासिल होने जा रहा है? अखिलेश यादव के चुनाव में क्या मदद कर देंगे? कोई कितने भी नेता राहुल गांधी के साथ अभी देखते हैं उनका क्या मेलजोल होता है। एक लाइन जोड़ दूं, क्योंकि कल परसों से ये विश्लेषण चल रहा है और जो कहानी कुर्सी की देखते हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में होगा, क्योंकि हम लोग लगातार बहुत हर डिटेल बात करते रहे। ये कोई मुसलमान के खिलाफ हिंदू पोलराइजेशन हुआ है तो ऐसा थोड़ी ना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलते। और ये कोई भद्रलोक, कोई अलग से कोई व्यक्ति नहीं है, कोई समूह नहीं है। ये पावर शेयरिंग लोग थे, जिसको हम लोग देश भर में बीजेपी का वोटर मानते हैं, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ या वैसे कहें सवर्ण। वो बंगाल में पूरी तरह से ममता जी के साथ था, वो पलट गया है वहां। तो अब अखिलेश जी की चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी उसी के भरोसे बैठे हुए। ये जो जिताया है, ये ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ गठजोड़ ने जिताया है भारतीय जनता पार्टी को, जो सत्ता में यहां पहुंचा। यूपी की बात डिटेल में अलग से करेंगे, राज्यों के एक एक राज्य की बात करेंगे। अभी जो ये मोटे तौर पर कोशिश दिखाई दे रही है कि फिर से एक बार विपक्षी नेताओं को एक मेज पर लेकर के आया जाए, और ममता जी अब इसमें, और राहुल जी खासकर, ये दोनों लोग जो हैं, इन दोनों ने हाथ मिला लिए, ऐसा लगता है। अब लेकिन इस पर बाकी जो दल हैं वो क्या कह रहे हैं ऑपोजिशन की? अब मैं आपको सुनाता हूं संजय राउत की बात। भाई ये शुरुआत जहां हुई थी उसमें महाराष्ट्र में एक बड़ा चैप्टर लिखा गया था, जहां पर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सब एकजुटता के साथ लड़े गए थे।